सरकारें उदासीन नहीं हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने मुसलमानों को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। ना आज की सरकार, ना इससे पहले जो सरकारें थी। जो चौंकाने वाला है जो उसमें आंकड़ा आया वो ये कि एक आम मुसलमान की आमदनी दिल्ली वासी गैर मुस्लिम की आमदनी से आधी है। मुसलमानों में उन प्राइवेट प्लेयर्स को मुकाबला करने के लिए अगर मुसलमानों को अपनी और दूसरी कम्युनिटी के एट पार आना है तो अपने इदारों को इस्तेमाल करना, अपनी मसाजिद को, अपने मदारिस को, अपनी औकाफ की ज़मीनों को इस्तेमाल करना होगा। आज दिल्ली के मुसलमानों की हालत पर एक 110 पेज की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका आज रस्म इजरा हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कलीमुल हफीज़ साहब इस वक्त खुद मौजूद हैं। कलीम साहब, सवाल आपसे सीधा यही है, एक रिपोर्ट 110 पेज की आप लोगों ने शाया की है, उसका रस्म इजरा किया है आज। मुझे ये बताइए कि अहम पॉइंट्स उसमें क्या आप लोगों ने उठाए हैं, क्या हालात आप देखते हैं, आपकी टीम ने उसमें क्या कुछ निकालने की कोशिश की है मुसलमानों की हालत को लेकर? इसमें हमने जो दिल्ली के मुसलमान हैं उनकी रोज़गार, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी लिविंग कंडीशन, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या उनका जो सरकारी स्कीम के तय जो अप्रोच है, इस तरह से हमने 9 डिपार्टमेंट पे काम किया और हमने ये सब आंकड़े, सरकारी आंकड़े लिए हैं ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। और उन आंकड़ों से हमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर मुसलमान किस कंडीशन में जी रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो जो सच्चर कमेटी ने जो 2006 में फाइंडिंग्स दी थी और जो आज फाइंडिंग्स आई हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब सरकारें उदासीन नहीं हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने मुसलमानों को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। ना आज की सरकार, ना इससे पहले जो सरकारें थी। दूसरी बात जो चौंकाने वाला है जो उसमें आंकड़ा आया वो ये कि एक आम मुसलमान की आमदनी दिल्ली वासी गैर मुस्लिम की आमदनी से आधी है। इसी तरीके से 25% बच्चे मुसलमानों में इसलिए नहीं पढ़ते कि उनके पास उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। ऐसे ही अगर आप आगे चलेंगे तो जितने स्कूल जो दिल्ली सरकार और एमसीडी के हैं और जितनी डिस्पेंसरीज दिल्ली सरकार और एमसीडी की हैं, उस हिसाब से यानी कि एक विधानसभा में, मुस्लिम विधानसभा चूँकि बड़ी है, उसमें 36 डिस्पेंसरी होनी चाहिए और 54 स्कूल होने चाहिए। लेकिन कोई मुस्लिम विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 10 से 12 से ज़्यादा स्कूल हो। तो ये जो चौंकाने वाला जो आंकड़ा है ये इस रिपोर्ट से ही आया और ये रिपोर्ट भी सरकारी आंकड़ों पर है। तो इसलिए इस तरह का जब आप रोज़गार पे चलेंगे, जब आप इसकी लिविंग कंडीशन पे जाएंगे तो कितने लोग अपने पानी साफ़ पी रहे हैं, कितने लोग किराए के मकान पे रह रहे हैं, क्या डेंसिटी है। यानी जो नई दिल्ली की डेंसिटी है उससे 10 गुनी ज़्यादा डेंसिटी नॉर्थ ईस्ट की है। डेंसिटी का मतलब यानी 10 गुने ज़्यादा लोग उतने एरिया में रहते हैं। यानी 100 लोग अगर नई दिल्ली में रहते हैं तो उतने ही एरिया में 1000 लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। वही कमोबेश ओखला में हालत है। तो ये वो कोशिश है कि सूरत हाल जानी जाए और फिर हमने हर चैप्टर के नीचे आखिर में एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया, सजेशन दिए कि आखिर ये सूरत बदली कैसे जा सकती है, वो कौन सी तदाबीर हैं जिसको कम्युनिटी करे या सरकार करे या पब्लिक नुमाइंदे करें कि जिससे इन तदाबीर में एक मुस्बत बदलाव आए। लेकिन आपके यहाँ प्रोग्राम में तो एक बात रखी गई, आशुतोष भी ये बात कह के गए कि सरकारों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कम्युनिटी को खुद करना चाहिए जो कुछ करना चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। तो आप मानते हैं कि सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, बिना सरकार से उम्मीद रखिए तो आप इस देश में रह नहीं सकते, काम ही नहीं कर सकते। अब ये सरकारी स्कूल कौन बनाएगा? सरकारी स्कूल कम्युनिटी नहीं बना सकती, सरकारी डिस्पेंसरीज कम्युनिटी नहीं बना सकती। ये इतने ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक तरफ तो आप ये बात कहते हैं कि हमारे औकाफ की ज़मीनें इतनी हैं कि कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो सारी हमारे पास रहें और हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ तो हमें किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सरकार के आगे भी हाथ नहीं फैला सकते। नहीं, ये यहाँ पे गलत अगर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, इसको गलत करते हैं। जितनी हमारी औकाफ की ज़मीनें हैं या जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, वो जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं दिल्ली में,
जो गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो प्राइवेटली कर रही हैं, हम उसका मुकाबला कर पाएंगे अगर हम पूरा वक़ाफ़ इस्तेमाल कर लें। क्योंकि जिस तरह से सरदारों को देखिए आप, हर गुरुद्वारे में और हर जगह जगह उनके इंस्टीट्यूशन है। आप सिंधियों में चले जाइए, जैनियों में चले जाइए, आप हिंदूज़ में चले जाइए, जगह जगह आर्य समाज के हैं, आरएसएस के कितने स्कूल हैं, सब प्राइवेट हैं। आप डीएवी में चले जाइए, यानी कितने उनके इदारे हैं जिनमें वो हेल्थ और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट पे काम करते हैं। मुसलमानों में उन प्राइवेट प्लेयर्स को मुकाबला करने के लिए अगर मुसलमानों को अपनी और दूसरी कम्युनिटी के एट पार आना है तो अपने इदारों को इस्तेमाल करना होगा, अपनी मसाजिद को, अपने मदारिस को, अपनी औकाफ की ज़मीनों को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार का मुतबादिल बन जाएंगे। सरकार है, जो काम सरकार करती है वो प्राइवेटली आप नहीं कर सकते। सरकार मदद करेगी आपकी, आपको लगता है? क्योंकि और ये भी मुझे साथ साथ बताइएगा कि इस रिपोर्ट पर आपका कब से काम चल रहा है? क्या सरकार की तरफ अभी तक कोई रुजू किया गया आपकी तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर, या पहले से कोई बात उनके संज्ञान में डाली गई कि हम ऐसा कर रहे हैं, या आगे डाली जाएगी? नहीं, ये रिपोर्ट अभी आज इजरा हुआ है, अभी तक हमने सरकार के संज्ञान में नहीं डाली। अब हम सरकार के संज्ञान में डालेंगे। पिछले 1 साल से इस पर काम चल रहा था और अब ये रिपोर्ट मुकम्मल हो गई, 3 ज़ुबान में आएगी। अब अंग्रेज़ी में तो हमने कर दिया, अब उर्दू और हिंदी हम इसके साथ साथ रिलीज़ कर रहे हैं, सरकार को हम भेजेंगे। और देखिए, ये तो आप समझ लें कि सरकारों को और कम्युनिटी को, और ख़ास तौर से कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव को, चूँकि जो हमारी बात सरकारों तक पहुंचाते हैं वो हमारे काउंसलर होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज़ होते हैं, या जो उनके नुमाइंदे चुने हुए होते हैं, नॉमिनेटेड लोग होते हैं, वो होते हैं। हमें उन तक इसको पहुंचाना है और यही एक काम है जमहूरी निज़ाम में। जब भी कोई डेवलपमेंट या फ्लाई का काम होगा तो वो इदारे करेंगे, और इदारे जो चलते हैं वो किसी बुनियाद पर चलते हैं। वो बुनियाद जो होती है वो आंकड़े होते हैं, स्टडीज़ होती हैं, सजेशंस होते हैं, और जब सजेशन कुछ देता है तो सामने सरकार उसका रद्दअमल पेश करती है। अब यहाँ हमने कोशिश की है, अब देखते हैं हम कि सरकारें इस पर कितना रद्दअमल क्या रद्दअमल देंगी, कितना मुस्बत लेंगी इसको। मुस्लिम लीडरशिप पर तो यहाँ सवाल उठे आपके प्रोग्राम से कि मुस्लिम लीडरशिप कहीं ना कहीं अपने मफाद को पहले रखती है, अव्वल नंबर पर रखती है, कम्युनिटी को बाद में वो देखते हैं, या कम्युनिटी की जो बातें होती हैं वो उनके सामने बाद में आती हैं। नहीं, देखिए ये बात सच है, लेकिन वो आधा सच है। आधा सच ये है कि जब तक हमारे नुमाइंदों को पता ही नहीं है कि उनके जिस्म में बीमारियां क्या हैं, यानी उनकी कम्युनिटी में बीमारियां क्या हैं और उनका हल क्या है, तो वो सरकार से मांगेंगे भी क्या। तो इसलिए थिंक टैंक का, इदारों का ये काम है कि वो इस तरह की स्टडीज़ कराएं, इस तरह के प्रोग्राम करा के, अपने रिकमेंडेशन दे के अपने नुमाइंदों को, या फिर उनको दें सरकार को, ताकि सरकार उस पर अपना असरअंदाज हो या उस पर रद्द-ए-अमल दें। क्योंकि जब वो वोट मांगने आते हैं, कोई भी पार्टी हो, जो डेमोक्रेसी में वोट मांगने आएगी, तो जब वोट मांगने आते हैं तब हम बिल्कुल खाली हाथ होते हैं। ना हमारे कम्युनिटी लीडर्स उनसे कुछ कह पाते हैं, ना इदारे कुछ कह पाते हैं, जबकि अपील सब जारी करते हैं। वोट देने की अपील हर इदारा, हिंदुस्तान का मुसलमानों का इदारा अपील देने की वोट देने की अपील करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भी मुझे इसके बदले में क्या चाहिए। तो उनको ये एक इन्फॉर्मेशन का काम करेगी। वो इदारे भी अब इस रिपोर्ट की बुनियाद पर सरकारों से या पार्टियों से अपने मुतालबात रख पाएंगे। आखिरी में एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, सियासी सवाल है। लंबे समय तक जब हम इंटरव्यू शुरू करते थे तो कहते रहे दिल्ली AIMIM के चीफ कलीमुल हफीज़ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन आज आपने भी देखा होगा कि मैंने शुरू में वो लफ्ज़ नहीं कहे। क्या वजह रही, क्यों AIMIM छोड़ी, जिसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ा था, कई दिन जेल में भी रहे थे, क्या हालत थी वो सब हमने देखी थी। अचानक से क्यों फ़ैसला किया कि AIMIM का दामन छोड़ दिया? ट्वीट भी किया आपने। देखिए, मैंने AIMIM के सदर की हैसियत से 2 साल 1 महीना 11 दिन गुजारे। पूरी ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, दयानतदारी से काम किया, और ये मेरा आज भी मानना है कि मुसलमानों को इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो पार्टिसिपेशन कम्युनिटी लीडर से ही आएगा। कम्युनिटी लीडर्स जो आज आपकी कोई पार्टी बात करने को तैयार नहीं है, तो आपको एक मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी चाहिए, और उसी इरादे के साथ मैं उसमें गया। मैंने अपना काम किया, कई ऐसे काम किए मैंने इदारों को। कोई सियासी पार्टी विज़िट नहीं करती, मैं दिल्ली उर्दू अकेडमी गया, मैं NCPUL गया, मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन गया, मैंने जाकर कहा भी तुम लोग क्या काम कर रहे हो। इसी तरीके से मैंने और बहुत सारे काम किए जो आपको सब नुमाया हैं। लेकिन मैंने देखा ये कि मैं जो काम पहले कर रहा था पिछले 20 साल से तालीम के मैदान में और समाजी मैदान में, वो मेरे काम हैम्पर हो रहे थे, और मैंने एक इलेक्शन करा भी लिया।
अब मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं दिल्ली में। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और बेहतर कोई मिल सकता है जिससे वो दिल्ली चलवाएं। मैं समझता हूं कि मैंने ये जो आज रिपोर्ट मेरी रुकी हुई थी, सिर्फ इसीलिए रुकी हुई थी कि इलेक्शन के बाद से फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजर आम पर आई। तो मैं इस तरह के जो मेरे काम हैं, जिसकी मुझे आप ये कह सकते हैं ज़्यादा तजुर्बा है, वो मैं अपने जारी रखूँगा। और जैसे मैंने अपने ट्वीट में भी कहा कि आइंदा भी कौम और मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। तो ये समझा जाए कि 2 साल में सियासत को कलीमुल हफीज़ साहब ने अलविदा कह दिया? जी देखिए, ये तो नहीं कह सकता मैं कि 2 साल में मैं तो सियासत में पहले भी था, 2007 तक भी सियासत में था, और मैंने आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत सियासी के AIM से बिल्कुल अलविदा? AIM से बिल्कुल मैंने अलविदा हो गया, और मैंने उनकी रुकनीत से उस पार्टी को छोड़ दिया। और मैंने उनसे कहा भी, लिख भी दिया कि उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया या जिन्होंने मेरे साथ दिया, और मेरी नेक ख्वाहिशात दुआएं उनके लिए हमेशा रहेंगी। आपने ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा नहीं किया, उनके लिए ट्वीट नहीं किया आपने, क्यों? कोई वजह रही, कोई ख़ास वजह रही, या ओवैसी साहब से अब वो बात नहीं रही कि भाई अब भरोसा नहीं रहा असदुद्दीन ओवैसी पर? कुछ ऐसा है क्या? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ज़ाहिर बात है भरोसा तो उन्होंने ही किया था मुझ पे, तभी मुझे सदर बनाया था, और मैंने शुक्रिया भी भरोसे दिलाने वाले का किया है, तो वो असद साहब ही हैं। लेकिन उनके साथ साथ और भी लोग होते हैं जो भरोसा करते हैं, जो चाहे इंचार्ज हों हमारे, या और दूसरे जो पार्टी के जो आला ओहदेदारान होते हैं। मैं तो उन तब सभी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और वो तो तमाम मेरे जो साथी थे या जो मेरे मुझसे कारकुन मतलब वार्ड लेवल पे काम कर रहे थे, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई किसी तरह का भी गिला नहीं है। मैंने जो काम किया ईमानदारी से किया। जब छोड़ा तब भी मैंने कहा कि मैं अपनी पर्सनल रीज़न से छोड़ रहा हूँ, और पर्सनल रीज़न मेरे वो यही थे कि मैं ये समझ रहा था कि मेरी जो सलाहियत है उस हिसाब से मैं इस प्लेटफार्म का सही इस्तेमाल मेरी सलाहियतों का नहीं हो पा रहा है। मेरी सलाहियतों का जो सही इस्तेमाल था वो आज आपने देखा, ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने इलेक्शन अपनी सदारत में कराया, जो इलेक्शन लड़ाया मैंने वो आपने देखा। वो बहरहाल मेरी वो एक अलग सलाहियत थी, ये एक अलग सलाहियत है। अब कामयाबी कितनी मिली नहीं मिली ये तो आप बताएंगे, ये अल्लाह ताला देने वाला है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त कलीमुल हफीज़ साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।